हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के कंटेक्स्ट में जैसा कि आपको पता है, हम लोग पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जो कि आप जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो, पीएसआई और ऑप्शनल से रिलेट कर सकते हो। वहाँ पर तो काम आई गई आपके, और प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग अभी तक दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रिलेशंस के कंटेक्स्ट में, डैट इज एबीएम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल और एक्सीडेंटल वॉर। ठीक है, और आप सब ने होमवर्क भी अच्छे से करा है, कमेंट सेक्शन देखा था मैंने, और ऐसे ही आप कंसिस्टेंसी के साथ आंसर करते रहो तो मज़ा भी आएगा आपको भी पढ़ने में और मेरे को भी पढ़ाने में। आज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे तीसरे कॉन्सेप्ट के बारे में, डैट इज एक्ट ऑफ वॉर। ठीक है, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर टेलीग्राम का आपका कोई ग्रुप है क्या, तो मैंने पहले भी लेक्चर्स में बता रखा है, मैं फिर से बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे, आपको जो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओगे, वहाँ पर जो टेलीग्राम का लिंक है आप उधर से भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो हम बात करते हैं एक्ट ऑफ वॉर की। ये है हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक्ट ऑफ वॉर में भी युद्ध ही चल रहा है, जैसा कि हम लोग एक्सीडेंटल वॉर में पढ़ रहे थे, वहाँ पर भी वॉर था, वॉर यहाँ पर भी है। लेकिन अगर आप एक टर्म पर फोकस करो यहाँ पर, डैट इज एक्ट ऑफ वॉर। कंट्री यहाँ पर युद्ध की परिस्थिति में कूदना नहीं चाहती है, कोई भी नेशन स्टेट यहाँ पर युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, लेकिन उसको होना पड़ा। अब यहां पर कैसे होना पड़ रहा था एक्सीडेंटल वॉर में? सामने वाले ने गलती से कोई मिसाइल वगैरह छोड़ दिया, उनका कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया, लेकिन क्योंकि रिश्ते खराब चल रहे थे जिसके ऊपर छोड़ा गया उस कंट्री के साथ, तो वो कंट्री ने सोचा कि जानबूझ के हमें प्रवोक करने के लिए, हमें नीचा दिखाने के लिए इस कंट्री ने हमारे ऊपर मिसाइल छोड़ी है, नाम दे रहे हैं ये लोग कि कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया, हम तो नहीं मान रहे जी, आ जाओ युद्ध ही लड़ लेते हैं। एक्ट ऑफ वॉर में क्या है, यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कोई एक सिचुएशन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये 19वीं शताब्दी, उससे भी पहले 20वीं शताब्दी और 21st सेंचुरी में चला आ रहा है। ठीक है, तो ये होता क्या है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। एक्ट ऑफ वॉर दोस्तों एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर कोई भी कंट्री एक ऐसे एक्ट को इनिशिएट कर रही है, एक ऐसी हरकत हो गई है जो कि शांति व्यवस्था के बिल्कुल अगेंस्ट है। It is totally against the state of peace. It is totally incompatible. Compatible नहीं है, टर्म क्या है यहाँ पर, इनकम्पैटिबल, यानी कि शांति व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत है ये एक्ट ऑफ वॉर। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये कॉन्सेप्ट है क्यों और ये एक्सीडेंटल वॉर से अलग कैसे है? देखो दोस्तों, आप जानते हो वॉर लड़ना, युद्ध लड़ना किसी भी कंट्री के लिए हानिकारक होता है, चाहे कोई भी जीते चाहे कोई भी हारे, लेकिन इसके जो रेपरकशंस होते हैं स्पेशली इन टर्म्स ऑफ डैमेज, और यहां पर डैमेज लोगों का होता है, पैसों का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है। तो कोई कंट्री चाहे भले युद्ध को जीत भी जाए ना, उस कंट्री को भी युद्ध के कुछ ना कुछ खामियाजे इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ पीपल, प्रॉपर्टी, जीडीपी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मनी, सोल्जर्स शहीद होते हैं, ये सब की टर्म्स में उसको वॉर का हिसाब चुकाना पड़ता है, भले ही वो विनिंग कंट्री क्यों ना हो। एक्ट ऑफ वॉर एक आइडियोलॉजी है जो कि कंट्री फॉलो करती हुई आई है, और कुछ जो कंट्री बड़े ही रैशनल तरीके से चलती है, उनका ये मानना होता है कि युद्ध में इन्वॉल्व हमें तभी होना चाहिए अगर हमारे पास कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं रह गया। तो वॉर शुड बी यूज्ड एज अ मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये आखिरी हथकंडा होना चाहिए किसी भी युद्ध में, आखिरी हथकंडा होना चाहिए युद्ध में इन्वॉल्व होने का, क्योंकि इसके जो डैमेजिंग इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, भले ही हम युद्ध क्यों ना जीत जाए। और सामने वाली कंट्री को भी यही लगता है, क्योंकि देखो युद्ध लड़ने से पहले पता तो किसी को भी नहीं होता है, सीना तान के तो दो देशों के सोल्जर आमने सामने आ गए हैं, अपने टैंक्स, बजूका, एरोप्लेन्स, ड्रोन्स, सोल्जर्स, लेटेस्ट आर्टिलरी, आर्मामेंट्स, वेपन्स, रॉकेट्स, मिसाइल्स सब ले आए हैं, लेकिन पता किसी को भी नहीं है कि इस युद्ध का परिणाम होगा क्या।
सबको ये लगता है शायद से हम जीत जाएं, शायद से हम जीत जाएं, शायद से हम जीत जाएं, लेकिन देश को दोबारा वैसा बनाने में और जितना खर्चा लॉस ये सब हुआ होता है, काफ़ी अरसों काफ़ी सालों लग जाते हैं। तो कंट्रीज ये मानती हैं कि एक्ट ऑफ वॉर शुड बी यूज एज अ मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, और 20वीं शताब्दी के बाद कंट्रीज इस आइडियोलॉजी को पकड़कर बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से चल रही हैं। पुराने समय में क्या होता था, युद्ध तो देखो बहुत पुराने समय से लड़े जाते थे। आप चाहे प्राचीन काल की बात करो, मध्यकालीन की बात करो, एरा की मेडिवल टाइम्स की बात करो, या आधुनिक टाइम की बात करो, मॉडर्न टाइम की बात करो। स्टेट्स जो है, यहाँ पर स्टेट्स नेशन स्टेट्स को बोला जा रहा है। स्टेट्स का मतलब है यहाँ पर नेशन स्टेट्स, जिसको आप आम भाषा में क्या कहते हो, कंट्रीज। ठीक है, स्टेट का मतलब यहाँ पर ये मत समझ लेना यहाँ पर बात हो रही है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश ऐसे स्टेट्स की। स्टेट्स मतलब आईआर के कंटेक्स्ट में होता है कंट्री। पुराने समय में जो देश थे वो युद्ध को तब अपनाते थे या युद्ध की तरफ तब जाते थे जब उनको लगता था कि ये नेसेसरी है। ठीक है, अब जब 20वीं सेंचुरी से पहले कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बने ही नहीं थे जब दुनिया में, और प्रोमिनेंट जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे एक जो हमारे सामने है आधुनिक दुनिया के अंदर, कंटेम्प्रेरी टाइम के अंदर, उसका नाम तो आप जानती हो, विच इज यूएन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपका पहला होमवर्क ये है, आपको ये बताना है यूएन जो है उसकी स्टैब्लिशमेंट कौन से डॉक्यूमेंट से हुई। कोई डॉक्यूमेंट कोई तो आया होगा ना कुछ तो, जिससे यूएन की स्थापना हुई होगी। आपको उस डॉक्यूमेंट का नाम बताना है, पहला होमवर्क ये। दूसरा होमवर्क, आपको यूएनओ की स्टैब्लिशमेंट की डेट बतानी है। ठीक है, तीसरा होमवर्क, आपको यूएनओ का हेडक्वार्टर बताना है। ठीक है, चौथा होमवर्क, आपको यूएन में ये बताना है कि प्रेजेंट टाइम में कितनी टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज हैं। ये आपके यूएनओ के कंटेक्स्ट में 4 होमवर्क है। पांचवा होमवर्क मैं आपको देने वाला था, लेकिन वो मैं आपके लिए बता देता हूं। यूएन का जो पुराना नाम है वो है लीग ऑफ नेशंस। क्या हुआ था, पहले विश्व युद्ध के बाद दुनिया में ये लगा, पहले विश्व युद्ध के बाद दुनिया को ये लगा, सारी कंट्रीज को दुनिया में ये लगा कि यार ये युद्ध तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो गया हमारे लिए। अलाइंसेस जो बन रखे थे, जो अलाइंसेस जैसे यूएसए के, ब्रिटेन के, फ्रांस की साइड के जीत भी गए थे, उनको भी ये लगा यार हमने हैवी इंडेमनिटी जो एक्सेस पावर्स हैं लाइक जर्मनी वगैरह उसके ऊपर इम्पोज तो करती हैं, लेकिन हम भी एक तरीके से विन विन सिचुएशन के अंदर नहीं है। वर्ल्ड पावर तो बन गए हैं, जर्मनी के ऊपर हैवी पेनल्टी इम्पोज तो करती है, वॉर का पूरा खर्चा उसका खामियाजा जर्मनी को हम भुगतवा तो रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने एक आईने में देखा तो उनको ये नज़र आया विनिंग कंट्रीज़ को कि हमारे भी सोल्जर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मनी, जीडीपी ये बहुत बर्बाद हुए विश्व युद्ध लड़ने में। तो सबने ये सोचा कि देश में शांति व्यवस्था होनी चाहिए और उसके लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए। तो कुछ देशों ने मिलकर बनाया लीग ऑफ नेशंस। लेकिन लीग ऑफ नेशंस को हम लोग सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि उसको बनाया गया था कि अगला विश्व युद्ध ना हो। लेकिन जैसा कि आप जानते हो 1939 से लेकर 1945 तक चला दूसरा विश्व युद्ध। ठीक है, और दूसरा विश्व युद्ध पहले विश्व युद्ध से भी ज़्यादा खतरनाक था, और वो ख़त्म होता है 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को, जब यूएसए हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के जो 2 शहर थे उनके ऊपर एटॉमिक बॉम्ब्स गिराता है, जिसके नाम थे, कोड नेम थे, आप लोगों ने होमवर्क इसका अच्छा करा जो मैंने आपसे पूछा था, लिटिल बॉय और फैट मैन। ठीक है, तब जाकर दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है। यूएन को हम फिर भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यूएन इस्टेब्लिश करा गया था ताकि तीसरा विश्व युद्ध ना हो, और भगवान की कृपा से तीसरा विश्व युद्ध आज तक दुनिया ने नहीं देखा और ना देखे, ये हम सबकी मनोकामना होनी चाहिए। ठीक है, तो जब 20वीं शताब्दी में कोई यूनिवर्सल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जब बने नहीं थे, जैसे लीग ऑफ नेशंस या फिर आगे चलकर जिसका नाम हुआ यूएनओ, इससे पहले क्या होता था, जो देश थे ना वो खुद से डिसाइड कर लेते थे और खुद से इंटरप्रेट कर लेते थे कि एक्ट ऑफ वॉर क्या है हमारे लिए। सामने वाली कंट्री के किसी सोल्जर ने हल्की सी गोली चला दी, जिसके ऊपर गोली चली उस पूरी कंट्री ने सामने वाली कंट्री के ऊपर बिना एक सोल्जर की गलती को माफ करे हो सकता है कि वॉर डिक्लेयर कर दिया। छोटी छोटी बातों पर, रिसोर्सेज को लेकर, वाटर डिस्प्यूट, पानी का विवाद, और बॉर्डर डिस्प्यूट, लैंडमार्क वाला एरिया, बॉर्डर का, कंट्री के बॉर्डर का एरिया, इसको लेकर वाद विवाद हो गया तो 2 नेशंस वॉर की तरफ चल पड़े। कोई
बॉर्डरिंग कंट्री के बॉर्डर्स पर कोई तेल का कुआं मिला है तो वो वॉर की तरफ चल पड़े। किसी और कंट्री में रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, वहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज तेल के कुएं ज़्यादा हैं, तो सामने वाली कंट्री की गंदी नज़र उसके ऊपर जाग गई, उसने उसके ऊपर इन्वेजन कर दी। सामने वाली कंट्री इन्वेजन से प्रोटेक्ट करने के लिए तो अपने आप को कुछ ना कुछ हथकंडे अपनाएगी, तब दोनों के बीच में वॉर हो गया। तो जब कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन था नहीं ना यूएन वगैरह की तरह, जब कंट्रीज़ के ऊपर कोई लगाम लगाने के लिए संस्था हुआ नहीं करती थी, ये नेशन स्टेट्स, ये कंट्रीज खुद ही डिसाइड कर लेती थी कि एक्ट ऑफ वॉर क्या है और युद्ध की तरफ बढ़ चलती थी। यूएनओ एक ऐसा फादर फिगर है कंट्रीज का, जो कंट्रीज को ये समझाता है कि देखो वॉर लड़ना किसी भी तरीके से ठीक नहीं है, इट शुड नेवर बी एन ऑप्शन। वो मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट तो छोड़ो, ऑप्शन में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो यूएनओ का मुख्य एजेंडा है, यूएनओ के फ्लैग को दोस्तों अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर ये जो दो पत्तियां बनी हुई है ना, ऐसी जो डालें बनी हुई हैं दो, यहाँ पर कोई इमेज नहीं, यहाँ पर नहीं है, आपको इसी इमेज को देखना पड़ेगा। यहाँ पर जो ये जो दो ब्रांचेस बनी हुई है ना, ये एक्चुअली पता है क्या है, ये है ब्रांचेस ऑफ ऑलिव ट्री। और ऑलिव जो होता है ना, वो एक सिंबल माना जाता है पीस का। और अगर आप इन ऑलिव ब्रांचेस को देखो, ये इन्होंने घेर रखा है लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, बीच में ये जो गोला ये क्या है, ये हमारी दुनिया है, ये हमारा वर्ल्ड है, इसको इन ऑलिव ब्रांचेस ने घेर रखा है। कहने का मतलब ये है, इस सिंबल से ये प्रतीत होता है हमें, यूएनओ का सिंबल हमें ये बताता है दुनिया में शांति व्यवस्था ही रहनी चाहिए। तो वॉर को मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की तरह भी क्यों यूज करना, क्योंकि शांति व्यवस्था अगर 2 पल के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए या 1 साल के लिए या सालों के लिए बिगड़ भी रही है, तो फिर यूएनओ का जो एजेंडा है, जो इसका सिंबल है, जो इसका लोगो हमें कहता है, हमें मैसेज देना चाह रहा है, ये सब चीज़ें तो बर्बाद हो जाएंगी और ये हमें बिल्कुल बेमतलब की बेतुकी सी बात लगेगी। तो अगेन मैं बात आपको ये बता रहा था कि 20वीं शताब्दी से पहले जो स्टेट्स है वो खुद ही डिसाइड कर लेते थे कि एक्ट ऑफ वॉर क्या है। जब दो पार्टीज के बीच में युद्ध की डिक्लेरेशन होती है ना, कभी भी दो पार्टीज जब ये डिक्लेयर करती हैं कि लेट्स गो टू वॉर, हमारी ये इंटरेस्ट इससे सर्व होंगे, तो जब भी वॉर डिक्लेयर होता है दो पार्टीज के बीच में, पूरे के पूरे स्टेट सिस्टम में क्या क्या आ जाता है, आपकी आर्म फोर्सेज आ जाती हैं, आपके पुलिस पर्सोनल आ जाते हैं, जनता को जागरूक कर दिया जाता है, उनको बता दिया जाता है कि देश में इमरजेंसी जो है वो लग गई है, आप लोग अपने घर पे रहो, बाहर मत निकलना, कुछ कुछ एरियाज को वेकेंट करवा दिया जाता है। तो पूरा जो स्टेट सिस्टम होता है इसको अलर्ट पे डाल दिया जाता है। और किसी भी देश में, जैसे दो देशों में वॉर चल रहा है, अब अगर किसी देश को ये लगता है कि हम ये वॉर जीतेंगे ही जीतेंगे, और जो सामने जो पार्टी है उसको लगता है हाँ हम भी एग्री करते हैं कि सामने वाले का पलड़ा ज़्यादा भारी है इस युद्ध में, उसके चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी जो कंट्री दो वॉर लड़ रही है, नंबर ऑफ कंट्रीज वॉर अगर एक दूसरे से लड़ रही है, देश में स्टेट सिस्टम हमेशा शांति व्यवस्था से होते हुए युद्ध व्यवस्था की तरफ चला जाएगा और जो शांति व्यवस्था है वो डगमगा जाएगी। ऑब्वियस ही बात है। कभी भी आप ये कह सकते हो क्या दोनों टर्म पैराडॉक्सिकल एक दूसरे से अपोजिट नहीं है क्या? बताओ निर्भय ईशा, अगर मैं बोलूं कि वॉर के साथ पीस एसोसिएटेड है, बताओ कभी ऐसा हो सकता है? युद्ध के साथ पीस एसोसिएटेड है? नहीं। लेकिन नेशन स्टेट्स युद्ध की तरफ जाते क्यों है? नेशन स्टेट्स ये कहते हैं, वो इस चीज को ऐसे जस्टिफाई करते हैं, कहते हैं वॉर एक मीन्स है, युद्ध एक रास्ता है एंड्स को सर्व करने के लिए। और ये एंड्स क्या है? पीस। तो कई नेशन ये जस्टिफिकेशन देते हैं पूरी दुनिया को, यूएन को, कि हमने ये युद्ध इसलिए लड़ा था क्योंकि शांति व्यवस्था मिसिंग थी। उस शांति व्यवस्था को बनाने के लिए, लाने के लिए, और जो नेशन बेकाबू हो गया था उसको उसकी औकात दिखाने के लिए हमने ये युद्ध का रास्ता चुना, ताकि जो हमारा एंड गोल है, जो हमारे एंड्स हैं, वो सर्व हो जाए। और वो क्या है? शांति व्यवस्था लेकर आना। लेकिन किसी भी तरीके से ये ऑप्शन अच्छी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। अब आपको पता होगा पहले विश्व और दूसरे विश्व युद्ध में अलायंसेस बने थे। अलायंसेस को आप कोलिजन कंट्रीज भी कह सकते हो, अलायंस मेंबर्स या अलायंस नेशन स्टेट भी कह सकते हो। अलायंस का मतलब होता है दोस्तों,
जब लाइक माइंडेड कंट्रीज अपना एक ग्रुप बना लेती हैं, ये ग्रुप 1 है और इसकी लड़ाई ग्रुप 2 के साथ हो रही है। जैसे आपका 5th होमवर्क ये है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है दूसरा विश्व युद्ध कौन सी दो मेजर अलायंसेस के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। और 6th होमवर्क आपका ये है कि कोल्ड वॉर के टाइम पर दो मेजर अलायंसेस कौन कौन सी बनी थी, यूएसए की तीनों अलायंसेस का नाम बताना और यूएसएसआर के अलायंसेस का नाम बताना। ये मैं होमवर्क आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप रिकॉल कर सको। ये सारी बातें हम लोग अपने मल्टीपल लेक्चर्स में फाउंडेशन कोर्स में प्लस 12th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी की जो प्लेलिस्ट है जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये सब कुछ मैं आपको वहाँ पर पढ़ा चुका हूँ। तो ये होमवर्क आपको करने हैं बहुत सीरियस होकर। तो अलायंस मेंबर्स जो होते हैं, ठीक है, दे वर ऑल्सो फ्री कि वो किसी भी एक्ट को जो कि सामने वाली कंट्री ने किसी घटना को अंजाम दिया है, वो इस एक्ट को इंटरप्रेट कर लें कि क्या ये सामने वाली कंट्री ने हमें चुनौती दी है, क्या ये एक एक्ट ऑफ वॉर है, और वो ये इंटरप्रिटेशन अपने ऊपर ले जाते थे और अपने सोल्जर्स को सारे देशों के बीच में बात हो जाती थी, लेट्स एंटर इनटू फ्रे। फ्रे का मतलब होता है चलो युद्ध लड़ते हैं, चलो हम लोग बैटल फील्ड की तरफ अपना रुझान करते हैं, हम युद्ध भूमि पर आते हैं वॉर लड़ने। लेकिन किसी भी तरीके से, जैसा कि पहली लाइन में मैंने आपको बहुत क्लियर बताया, इट इज़ इनकम्पैटिबल विद अ स्टेट ऑफ पीस। जहाँ वॉर है वहाँ शांति व्यवस्था नहीं है और कंट्रीज़ को ये खुद से नहीं मानना चाहिए। ये टॉपिक मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आप कहोगे सर ये यूनिक क्या है इसमें। आप इस टॉपिक की आइडियोलॉजी समझने की कोशिश करो। ये टॉपिक दोस्तों आपको ये बता रहा है कि कंट्रीज अपने आप से किसी भी चीज़ को एज्यूम कर लेती हैं, प्रिज्यूम कर लेती हैं, इंटरप्रेट कर लेती हैं कि ये एक एक्ट ऑफ वॉर है, हाँ, और हमें इसके अंदर इंडल्ज होना चाहिए, क्योंकि उस कंट्री को अपने ऊपर हो सकता है बहुत ज़्यादा घमंड हो और गुरूर हो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी कोई रैशनल कंट्री होगी ना, अगर उसे सामने वाली कंट्री प्रवोक कर रही है अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए, अपने बॉर्डर्स को गार्ड करने के लिए, देखो युद्ध में तो वो भी कूदेंगे, लेकिन ऐसी रैशनल कंट्री के लिए वॉर जो होगा इट विल बी यूज एज अ मेजर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। मैं आपको इस चीज़ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। इंडिया जब न्यूक्लियर वेपन का निर्माण कर रहा था या फिर न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोक्योर कर रहा था, बड़े सारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और अमेरिका हैं वो हमसे चिढ़ गए कि भारत कैसे न्यूक्लियर वेपन का निर्माण कर सकता है, हम इसको अलाउ ही नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे। और आप जानते हो कि अमेरिका, रशिया तो शुरू से हमारा दोस्त रहा है, लेकिन अमेरिका, चाइना जैसी कंट्रीज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अब आपको होमवर्क ये बताना है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके नाम बताने हैं आपको कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं कौन से। वो परमानेंट ही हैं, वो कभी चेंज नहीं होते हैं। तो उन्होंने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाना शुरू करे, ठीक है। लेकिन हमने साफ साफ तरीके से एक स्टेटमेंट जारी करके दुनिया को ये बता दिया था, इंडिया विल यूज न्यूक्लियर एनर्जी ओनली फॉर पीसफुल पर्पसेस, और हम इसको मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की तरह अगर सोचेंगे भी ना, तो उस लास्ट रिजॉर्ट में भी हम ये ऑप्शन बिल्कुल नाम मात्र के बराबर लेकर चलेंगे। यानी कि आप ऐसा समझ लो, जो डिक्लेरेशन है इंडिया की तरफ से कि इंडिया विल यूज न्यूक्लियर एनर्जी ओनली फॉर द पीसफुल पर्पसेस। वॉर के टाइम पर हम अलग अलग आर्मामेंट्स का, सोल्जर्स का, टैंक का, बजूका का, मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम दुश्मन देश के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से, न्यूक्लियर बॉम्ब से वार करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम रिस्पेक्ट करते हैं, इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इंसानी ज़िंदगी की और उसके साथ जुड़े हुए ह्यूमन राइट्स की। इसलिए भारत की छवि पूरे विश्व में बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। इंडिया क्योंकि प्रॉमिस जो करता है वो निभाता भी है, और इंडिया के ऊपर पाकिस्तान की तरह किसी भी कंट्री की नज़रों में कोई दोगलापन नहीं है। इंडिया ने जो कहा है वो आज तक करके दिखाया, और इंडिया कभी भी अपनी बात से मुकरा नहीं है, चाहे परिस्थिति कैसी भी आ गई। हमारे पास बहुत ऑप्शन थे कि हम उरी अटैक के बाद, पाकिस्तान ने जो बीच में कुछ सालों में, पिछले 10 साल में हमारे ऊपर छोटे छोटे अटैक करे हैं, ठीक है, हम चाहते तो पाकिस्तान के साथ फुल फ्लेजेड वॉर लड़ सकते थे, लेकिन इंडिया वॉर को भी मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की तरह लेकर चलता है। हम क्योंकि सारी सिचुएशंस का एक तरीके से उसको एनालाइज करके तब हम कोई डिसीजन लेते हैं,
और वो इंडिया को जब फील हुआ कि नहीं यार ये लास्ट रिजॉर्ट नहीं है, जबकि भारत की सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर भी था, लेट्स इंडल्ज इनटू वॉर, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए, उरी हमले का बदला लिया जाए। लेकिन भारत सोच समझ से चलता है, और भारत के लिए चाहे नागरिक भारत के हों चाहे पाकिस्तान के हो, भारत उनको इंसान की तरह देखता है, ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करता है। क्योंकि इंडिया की डेमोक्रेटिक जो व्यवस्था है उसको ये पता है, उसकी जो नींव है, सरकार को भी ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, वो इसी बात पर आधारित है कि हम कभी भी सामने वाली कंट्री के इंटरेस्ट को हार्म करते हुए उधर जनता का कोई भी बुरा नहीं चाहते, हम उसका कोई बुरा नहीं कर सकते जिनकी बेकसूर लोगों की कोई गलती भी नहीं है। लेकिन 20वीं शताब्दी में या इसके बाद आप कह लो, जो युद्ध लड़ने के जो नियम थे उसमें कुछ परिवर्तन आए, और वो परिवर्तन आए जब से सबसे बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे बड़ी बड़ी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का ना, जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट का जो डॉक्यूमेंट होता है जिससे वो इस्टेब्लिश करी गई होती है, वो उनकी इस्टेब्लिशमेंट का दोस्तों हम कहते हैं, जैसे देश हमारा जब बनाया जाता है तो देश चलेगा कैसे, उसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन एज अ डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना। बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके भी इस्टेब्लिशिंग डॉक्यूमेंट को, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को, वो किस नींव पर चलेंगे, किस बेसिस पर वो आधारित है, उसको भी हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड ना होकर हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं चार्टर। तो यूएन चार्टर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू यूएन की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। वैसा तो मैंने आपसे प्रीवियस स्लाइड में ये वाला होमवर्क पूछा था, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको ये बता दिया, ठीक है। तो यूएन चार्टर जो है, यूएन चार्टर में साफ तरीके से बोला गया है कंट्रीज़ में इतनी समझदारी होनी चाहिए, इतना बड़प्पन होना चाहिए और इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि वो दो तरह के युद्ध में, दो तरह की परिस्थितियों में भेदभाव कर सके, भेदभाव करना सीख जाए। एक लीगल यूज़ ऑफ फोर्स और दूसरा इलीगल यूज़ ऑफ फोर्स। इलीगल आप ऐसा समझ लो, लीगल मतलब, पहले इलीगल बताता हूँ। इलीगल का मतलब ये है कि आप ना बहुत ज़्यादा दुनिया के सामने कूल बनने के लिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाने के लिए, अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए, और दुनिया की सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्री, यानी कि आप एक प्रकार से अपना नेचर हेजीमनिक कंट्री की तरह, हेजीमनी की तरह दिखा रहे हो। हेजीमनी का दोस्तों मैं आपको मतलब बाद में बताऊंगा, आप अभी के लिए इतना समझ जाओ, जो सारी कंट्रीज़ का अपने आप को बाप मानता है वो हेजीमनी होता है, वो हेजीमनी कंट्री होती है। तो ऐसा कुछ करने के लिए कंट्री बेफालतू में कंट्री को प्रवोक करके वॉर कर रही है, लड़ रही है, ताकि उसको नीचा दिखाएं, उसके रिसोर्सेज पे कब्जा करा जा सके, वो होता है इलीगल यूज़ ऑफ फोर्स। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। 1990 में इराक ने, जो उस टाइम पर उनका लीडर था सद्दाम हुसैन, इराक ने इन्वेड करा था कुवैत को, ठीक है, और 2 बार करा था। तब यूएसए ने मिलकर कुछ कोलिजन पार्टनर्स अपने बनाए थे, ठीक है, लगभग 30-40 प्लस कंट्रीज, और तब इराक को उन्होंने रोका था। इराक ने कुवैत के ऊपर इन्वेजन करी थी, यूएसए और कोलिजन पार्टनर से इसके ऊपर इन्वेजन करी थी, क्योंकि इराक इलीगल यूज़ कर रहा था फोर्स का। हालांकि यूएसए को और कोलिजन पार्टनर्स को, जो अमेरिका ने जो ग्रुप बनाया था, यूनाइटेड नेशंस में मना भी करा था कि आप और ज़्यादा शांति व्यवस्था बिगाड़ने जा रहे हो, इराक ने गलत करा है कुवैत के साथ, तो आप क्यों गलत कर रहे हो इराक के साथ। लेकिन यूएसए नहीं माना, और वो एक बहुत बड़ा इवेंट था जहाँ पर यूएन के वर्चस्व पर काला दाग लगाता है। वैसे तो लगते ही रहते हैं, अभी जैसे ईरान इसराइल का वॉर चल रहा है, तो यूएन क्या कर रहा है, बैठा बैठा रोक नहीं पा रहा, उसको दिख नहीं रहा कि जनता मर रही होगी, इतना पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हो रहा है, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, वो बंद हैं, तो तुम्हें रखा किस लिए हुआ है। एक्चुअली यूएन के ऊपर अक्सर ब्लेम लगाया जाता है, वो बात हम कभी और करेंगे, कि ब्लेम ये लगाया जाता है कि यूएन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएसए की कठपुतली है। वो जब ऑप्शन की सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़ेगी हमारी पीएसआईआर की, और जीएस पेपर 2 में मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के डायनेमिक्स बताऊंगा, आपको ये सारे इवेंट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको और अच्छे से इसको समझना है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, क्लास 12th की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जो प्लेलिस्ट है आप उसको ज़रूर देखो। कोल्ड वॉर वाली इवेंट से वो वाली बुक स्टार्ट होती है, उसकी कहानी स्टार्ट होती है।
आपको ये सारी टर्म्स, यूएसए की हेजीमनी, यूनाइटेड नेशंस का स्ट्रक्चर, यूनाइटेड नेशंस की पावर के ड्रॉबैक, ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। मैंने अटमोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उसको कवर करवा रखा है। एक एक शब्द के ऊपर मैंने आधे आधे घंटे बात कर रखी है, आपको पूरे डायनेमिक्स पता लग जाएंगे उसके। ठीक है। लीगल यूज ऑफ फोर्स क्या होता है? अब इराक ने कुवैत के ऊपर इन्वेड करा था, इसी एग्जाम्पल को पकड़ लेते हैं। भाई कुवैत अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं करेगा क्या? कुवैत कोई रिटेलिएशन नहीं करेगा, बदला कुछ नहीं लेगा। बदले में क्या वो तोप गोला बारूद इराकी फोर्सेस के ऊपर नहीं फेंकेगा? क्या वो यूएसए की हेल्प नहीं लेगा ऐसी सिचुएशन में? बिल्कुल लेगा। तो जब कुवैत भी एक तरीके से फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन कुवैत का यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में फोर्स का इस्तेमाल करना एक जस्टिफाइड एक्शन है। अगर उसका फोर्स का इस्तेमाल करना एक जस्टिफाइड एक्शन है, तब हम उसको कहेंगे दिस इज लीगल यूज ऑफ फोर्स। लेकिन अगेन रैशनल कंट्रीज को ये ध्यान रखना चाहिए दैट इट शुड बी यूज्ड एज अ मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, ये चीज होती है। ईशा, निर्वैर समझ में आ रहा है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे किसी भी चीज में? पक्का? ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है, कौन सा डिफरेंस? लीगल यूज ऑफ फोर्स एंड इलीगल यूज ऑफ फोर्स। और ये जो प्रिजम्पशन है कि सामने वाली कंट्री के ऊपर हमें अपनी दादागिरी दिखानी है या फिर हमें अपने आप को डिफेंड करना है। आप मुझे एक बार बताओ, इराक का एक्शन यहां पर क्या है? दादागिरी दिखाने वाला है, डिफेंड करने वाला? दादागिरी दिखाने वाला। और कुवैत का एक्शन क्या है यहां पर फोर्स यूज करने का? उसको भी दादागिरी दिखानी है या फिर डिफेंड कर रहा है अपने आप को? लेकिन इन दोनों सिचुएशन में अच्छा कौन है? कुवैत अच्छा है। लेकिन इन दोनों सिचुएशन में चाहे कोई कंट्री अच्छी भी है, जैसे आप कह रहे हो कुवैत अच्छा है, लेकिन धज्जियां कौन सी व्यवस्था की उड़ रही है? शांति व्यवस्था की, पीस की। तो यहां पर क्या, दोनों कंट्रीज जो वॉर लड़ रही है, चाहे कैसे भी लड़ रही है, कोई अपने आप को डिफेंड कर रहा है, कोई अटैक कर रहा है, कोई हेजिमोनिक स्ट्रक्चर बनने की कोशिश कर रहा है, कोई पावर को दिखा रहा है, कोई कूल बनने की कोशिश कर रहा है, क्या ये किसी भी तरीके से जस्टिफाइड है वर्ल्ड में, वर्ल्ड के पीस को ध्यान में रखते हुए? ये सिचुएशन होनी चाहिए। और उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है आज के समय में? अगर हम 2024 में बैठ के वाली बात करें, यूएन में है ना, यूएन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ईरान और ईरान और इसराइल आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, ये या फिर इसराइल और पैलेस्टीन का जो मसला हुआ था अभी कुछ महीने पहले, ये सारे के सारे इवेंट्स में जब जान माल की हानि होती है, जनता मारी जाती है, तो हम किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं? किसके ऊपर ब्लेम पटके? कंट्रीज तो हैं ही, देखो कंट्रीज तो हैं ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, लेकिन व्यवस्था बनाए रखने की, शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? किसने ली वो व्यवस्था, जिम्मेदारी? यूएन। ठीक है। अब ये जो डिफरेंस है और ये जो प्रिजम्पशन है, अजम्पशन है, ये एक आइडिया के ऊपर बेस्ड है कि फोर्स का यूज तभी होना चाहिए। यूएन देखो अपने चार्टर में साफ तरीके से बोलता है कि फोर्स का यूज तब जस्टिफाइड है ओनली एंड ओनली व्हेन इट इज यूज्ड इन सेल्फ डिफेंस। हम पाकिस्तान से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, चाइना से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बात अगर हमारी भारत माँ के ऊपर आ गई और चाइना ये कोशिश करे कि हमसे लैंड बाउंड्री ले या फिर पाकिस्तान को उकसाए और पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक कर रहा है और हम कुछ भी नहीं कह रहे उनसे, बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे हैं, वी आर जस्ट इग्नोरिंग, हम भी फिर युद्ध में कूदेंगे, क्योंकि हमारा उस टाइम पर स्वाभिमान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हम अपने लैंड को, धरती को, नेशन की रिस्पेक्ट को बचाएंगे और उस टाइम पर हम फोर्स का यूज़ जस्टिफाइड या जस्टिफिएबल कब बोल सकते हैं? जब हम सेल्फ डिफेंस के बेसिस पर युद्ध लड़ रहे हो। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर करता हूँ, सेल्फ डिफेंस एक कैसा एक्शन है? फर्स्ट एक्शन इनिशिएटेड है ये किसी कंट्री के द्वारा या फिर सेकंड एक्शन? सेकंड एक्शन। ठीक है, ये टर्म को सीख जाना आप। सेकंड एक्शन क्या होता है कि आपको किसी कंट्री ने अटैक करा और आप क्या कर रहे हो बदले में? रिटेलिएट कर रहे हो। लेकिन ये रिटेलिएशन वैसे एक बात मैं बता दूं आपको, निर्भय, ईशा और आप सबको भी, ये नेगेटिव वर्ड है वैसे तो। रिटेलिएशन आप यहां पर लेकिन कर रहे हो। अब देखो, कोई कंट्री अटैक तो करेगी अगर उसके ऊपर अटैक हुआ है तो,
लेकिन यहाँ पर रिटेलिएशन की जस्टिफिकेशन है सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस। ठीक है। अब क्या आप मुझसे पूछोगे सर कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि किसी कंट्री ने अगर किसी के ऊपर अटैक कर भी दिया तो थोड़े पल के लिए वो ठहर जाए, बातचीत हो जाए? तो यस, इंडिया में जब पाकिस्तान ने उरी अटैक को अंजाम दिया था, या पाकिस्तान बहुत बार ऐसी हरकत करता रहता है, पुलवामा अटैक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, है ना? लेकिन क्या इतने सालों से आपने ये सुना है कि भारत की सरकार ने पाकिस्तान को उकसाया हो, बोला हो कि चलो फुल फ्लेजेड वॉर लड़ते हैं? नहीं ना। क्योंकि सबसे पहले रैशनल कंट्रीज जो होती हैं वॉर एज अ लास्ट रिजॉर्ट को देखने से भी पहले वो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाती हैं। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मतलब होता है बातचीत करके आपसी तनबन को सॉल्व कर लिया जाए, हाथ मिलाकर दोनों देशों के प्रीमियर, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री या जिस भी देश में जो टॉप हेड है, या फॉरेन मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, ये सारे के सारे लोग जाकर जिनके साथ भी हमें किसी भी प्रकार की कोई आपसी तनबन है उसको मिटा कर आए। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मतलब होता है टेबल पर बैठकर बात करना दोनों देशों के बीच में जो होनी चाहिए, ऑन टेबल्स। ये आईआर का एक टर्म है, धीरे धीरे करके आपको ये सब कुछ फेमिलियर होता जाएगा। लेकिन क्योंकि इस कंटेक्स्ट में आज का जो हम लेक्चर दे रहे हैं एक्ट ऑफ वॉर में, वहाँ पर ये सारे टर्म्स और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी ये ज़रूरी थी आपको बताने के लिए, तो ये आपके काम आ जाएगी। कंफ्यूज मत होना, ऐसा मत सोचना कि इतना सारा हैवी लोड हमें पता नहीं है। नहीं पता है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्लास 12th की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की आप प्लेलिस्ट को देखो, धीरे धीरे करके आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर वो नहीं भी देखना है, वैसे तो आपको देखना ही चाहिए, कभी ना कभी तो देखना ही पड़ेगा अगर आप PSI ऑप्शनल पढ़ रहे हो अगर आप मेरे साथ, तो आप इन टर्म्स को अच्छे से याद करने की, इन लेक्चर्स को रिवाइज करने की कोशिश करो। 2-2 3-3 बार देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 100 बार चीज़ें रिपीट होंगी। तो अगर एक अच्छा कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अगर देशों के बीच में ना हो तो फिर जाना चाहिए फोर्स को फिर यूज़ करना चाहिए, तब ये जो फोर्स को यूज़ करना एक जस्टिफाइड एक्शन कहलाएगा। लेकिन वो भी तब व्हेन यू हैव नथिंग लेफ्ट, इट शुड बी यूज्ड एज अ मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ओके। अब देखो क्या है, जब हम यूज ऑफ फोर्स की बात करते हैं 21st सेंचुरी तक आते आते ये कॉन्सेप्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। कंट्रीज बहुत बार दुश्मन देशों से होने वाली बहुत सारी हरकतों से तंग आ जाती हैं कि भाई अति मचा दिए तुमने, हद से ज़्यादा तुमने हमें उकसा दिया है, बेकाबू कर दिया है, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा है कि हम करें तो क्या करें। ठीक है। तो फॉलोइंग इवेंट्स हैव कॉम्प्लिकेटेड द केस रिगार्डिंग क्लियर क्राइटेरिया फॉर द यूज ऑफ फोर्स। एक, गोरिल्ला वॉरफेयर का इमरजेंस। ठीक है। अब आप मुझे बताओ गोरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है ईशा, निर्वैर? ये मैंने आपको इंटरनल सिक्योरिटी में भी बहुत अच्छे से समझा चुका हूं और बहुत बार अलग अलग लेक्चर्स में बता चुका हूं क्या होता है गोरिल्ला वॉरफेयर। ठीक है निर्वैर, आप थोड़ा बताओ डिटेल में। अच्छा देखो मैं आपको बताता हूँ, तुम लोग भूल जाते हो, मैं काफ़ी बार बताता हूँ। देखो तुम जो कह रहे हो वो आधी अधूरी बात ठीक है। गोरिल्ला वॉरफेयर में क्या होता है कि आप ना जो देश को चला रहे होते हैं, शासन, प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी, ऐसे लोगों को कोई ग्रुप्स जो हैं देश के अंदर टारगेट बनाते हैं, उनको मारते हैं, लेकिन उनके साथ सामने आकर फुल फ्लेजेड वॉर नहीं लड़ते हैं। वो अटैक करते हैं, फिर हाइड हो जाते हैं, फिर दोबारा कुछ टाइम के लिए एक्टिवेट होते हैं, एक्टिवेट होने के बाद दोबारा अटैक करा और फिर से हाइड हो गए। तो ये इनकी अटैक, हाइड, एक्टिवेट, अटैक, हाइड, ये स्ट्रैटेजी इनकी बार बार चलती रहती है, क्योंकि इनका ये मानना है कि पूरा का पूरा जो देश को चलाने वाली जो सरकार है
वो एक प्रकार से वो एक पेड़ है, और पेड़ को कभी भी एक बार कुल्हाड़ी मारकर नहीं ठोक ठोक कर कुल्हाड़ी ठोक ठोक कर नहीं गिराया जा सकता। उसको अगर धरती पर हमें गिराना है तो कुल्हाड़ी एक बार उस पर मारने के बाद, एक बार उस पर ठोकने के बाद आपको कुछ टाइम का गैप लेना चाहिए। और ये जो इनकी गैप लेने की जो स्ट्रैटेजी होती है ना, इसी गैप में ये थोड़ा सा टाइम जो है ये हाइड हो जाते हैं ताकि इनको डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ना करनी पड़े, और ये फिर कुछ टाइम पे एक्टिवेट होकर अटैक करते हैं। अब ये देश की व्यवस्था से चिड़े हुए लोग हो सकते हैं, या फिर पड़ोसी मुल्क या कोई और एनिमी कंट्री ऐसे लोगों को भेज सकती है। इसके बड़े सारे टैक्टिक होते हैं। हम आगे पीएसआई और ऑप्शन में गुरिल्ला वॉरफेयर के ऊपर एक बहुत डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे काफ़ी दिन तक, आपको पूरी स्ट्रैटेजी समझ में आएगी। ये एक बहुत खतरनाक 21st सेंचुरी की सच्चाई है जिससे आप एक देश की शांति व्यवस्था को भंग करते हो। गुरिल्ला वॉरफेयर की बहुत सारी टैक्टिक में से एक टैक्टिक है कि जंगल में जैसे मान लो ये कुछ एनिमीज छुपे हुए हैं, इन्होंने पेड़ के पत्ते यहाँ पर देख रहे हो ओढ़ लिए हैं, तो ये इसी पेड़ों के पीछे घास फूस में मिक्स हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, और जब भी सोल्जर्स आएंगे उनके ऊपर अटैक करेंगे। इनके बारे में पता क्यों नहीं लगेगा एकदम से सोल्जर्स को? बिकॉज दे आर यूजिंग द साइकोलॉजिकल टेक्निक ऑफ कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज कौन यूज करता है? आपने एक रेप्टाइल का नाम सुना होगा, गिरगिट, सुना है? रंग बदलता है ना वो अपने, जिस पेड़ पर बैठा हुआ है अगर उसकी कोई मूवमेंट ना हो तो आप पहचान भी नहीं पाओगे कि गिरगिट बैठा है यहाँ पर, क्योंकि उसी बैकग्राउंड में उसने अपनी वेशभूषा को, अपने कलर को ढाल लिया है। तो वन ऑफ द टेक्निक, वन ऑफ द स्ट्रैटेजी जो कि गुरिल्ला वॉरफेयर के अंदर यूज होती है वो ये होती है कि अगर आपको सोल्जर्स पर मतलब किसी भी अधिकारी पर, प्रशासनिक अधिकारियों वगैरह पर अटैक करना है और कहीं आप ऐसी जगह हो, तो आप अपने बंदों के साथ ऐसे झाड़ियों में कहीं पेड़ के ऊपर उनकी वेशभूषा लेकर बैठ जाओ, और जैसे ही वो वहाँ से निकले तो उनके ऊपर धड़ाधड़ करके अटैक कर दो और फिर कुछ महीनों के लिए गायब हो जाओ, ताकि पता ही ना लगे, आपको ना अरेस्ट करा जा सके ना कुछ करा जा सके, नॉर्मल क्राउड में आप मिक्स हो जाओ। ये गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ने वालों की टैक्टिक होती है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसे गुरिल्ला वॉरफेयर के अटैक अगर हो रहे हों बार बार, तो कंट्री प्रवोक होकर क्या यूज़ ऑफ फोर्स नहीं करेगी? और फिर भी तो वो एनिमी कंट्री के ऊपर एक वॉरफेयर की तरफ जा सकते हैं जब उनको लगे कि पाकिस्तान बार बार ऐसे कश्मीर बॉर्डर के थ्रू ऐसे लोगों को भेज रहे हैं, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, हम उनको अरेस्ट भी नहीं कर पा रहे, कुछ टाइम के लिए एक्टिवेट होते हैं फिर हाइड हो जाते हैं, फिर एक्टिवेट होते हैं फिर अटैक करते हैं फिर हाइड हो जाते हैं। तो एक बार को हो सकता है कि इंडिया इतना तंग आ जाए, इतना अत्या जाए उनसे कि उनके ऊपर फिर अटैक करने की सोचे, और वो अटैक हो सकता है, मतलब पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की सोचे, और वो अटैक हो सकता है कि फुल फ्लेजेड वॉर के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाए। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हुई कि नहीं हुई? बताओ ईशा, निर्वैर, हुई ना? दूसरा ये है कम्युनल कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है? अब कम्युनल कन्फ्लिक्ट्स क्या होता है? कम्युनिटी के बीच में लड़ाई, ठीक है? जब कम्युनलिज्म बहुत हावी हो जाता है, जब आप अपनी कम्युनिटी को, अपनी रिलीजियस कम्युनिटी को, कैसी भी कम्युनिटी आप उसको सुप्रीम समझने लग जाते हो, दूसरे वाले को आप अपने वाले को तो सुपरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ देख रहे होते हो, और सामने वाले जो अपोनेंट्स होते हैं उनको आप जो है इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के साथ देख रहे होते हो। साइकोलॉजी में इस चीज़ को कहते हैं कि आप अपने कम्युनिटी के साथ रखते हो वी फीलिंग कि हम अपने हैं, हम एक दूसरे के लिए हैं, ठीक है, हम एक दूसरे के लिए मर सकते हैं, और वहीं पर आप किसी और कम्युनिटी को देख रहे होते हो दे फीलिंग के साथ। आप अपने आप को, अपनी कम्युनिटी को तो समझते हो सुपीरियर और इनको समझते हो इन्फीरियर। अब यहाँ तक तो ये बात ठीक होती है, लेकिन जब इनमें क्लैशेस होना शुरू हो जाते हैं तो वॉयलेंस की संभावना बढ़ जाती है, और उससे चलते चलते हो सकता है कि किसी देश में ये सेकेंड पॉइंट से ही उत्पन्न होते हुए थर्ड पॉइंट एक्टिवेट हो जाए, और वो है सिविल वॉर। जैसा कि ये मंजर देखा गया, मैं आपको लास्ट क्लास में बता रहा था ना। ईशा बताओ कौन सी हमारी नेबरिंग कंट्री है जहाँ पर कम्युनल कन्फ्लिक्ट सिविल वॉर के अंदर बदल गए थे कुछ साल पहले और आज तक चल रहे हैं? श्रीलंका। और कौन सी दो कम्युनिटीज के बीच में वहां पर कम्युनल क्लैशेस हैं? सिनाराज एंड तमिल्स। अब आप कहोगे, आपका ये सवाल हो सकता है मुझसे निर्वैर कि सर ये कम्युनल कन्फ्लिक्ट के अंदर या सिविल वॉर के अंदर हम यूज ऑफ फोर्स
जो है ये कर रहे हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन कैसी है? क्योंकि निर्वैर ईशा एक चीज़ समझने की कोशिश करो, ये माहौल कहाँ हो रहा है, देश के बाहर के देश के अंदर? ये पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 देश के अंदर। पॉइंट नंबर 1 तो फिर भी कहां से इमर्ज हो सकता है? देश के बाहर से भी आ सकता है ना, गोरिल्ला वॉरफेयर। पाकिस्तान हो सकता है कुछ लोगों को भेज रहा हो, है ना, और वो बार बार फिर दोबारा से लौट जाते हो, या फिर हिंदुस्तान की भीड़ में ही मर्ज हो जाते हो, हम उनको पहचान ना सकें। लेकिन पॉइंट 2 और 3 तो कहाँ के हैं? देश के अंदर की सिचुएशन है ना, यानी कि कहाँ के लोग हैं? देश के लोग हैं कि विदेश के लोग हैं? देश के लोग हैं। अब इनके ऊपर अगर हम फोर्स का यूज करें तो करें कैसे? और फिर अगर सरकार, ध्यान से समझना, सरकार अगर डिसीजन लेती भी है किसी एक ग्रुप के ऊपर फोर्स को यूज करने का, तो वो ग्रुप चिढ़ नहीं जाएगा सरकार से? सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं करेगा क्या? यहां पर लड़ाई किसके साथ है? कम्युनिटी के साथ लड़ाई है। क्या ये कम्युनिटीज या फिर जो सिविल वॉर की सिचुएशन है यहां पर सरकार से चिड़े हुए हैं क्या? ये इनिशियली कम्युनिटी से चिड़े हुए हैं ना, कम्युनिटीज के बीच में क्लैश चल रहा है ना, कि इस कम्युनिटी को भाई हमें एलिमिनेट करना है, हमारे रिसोर्सेज खा जा रहे हैं देश के अंदर जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। लेकिन फिर उनकी लड़ाई किसके साथ हो जाएगी? एक कम्युनिटी की। अगर सरकार ने किसी का पक्ष लिया अगर, तो सरकार के साथ लड़ाई शुरू हो जाएगी फिर। तो यहां पर एक कंफ्यूजन की स्टेट है। यहां पर अगर हम फोर्स को यूज करेंगे ना, तो अथॉरिटीज के सामने एक बहुत बड़ा डायलेमा है, ठीक है। और ऐसे कम्युनल क्लैशेस या कम्युनल वायलेंस जो होते हैं, ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, जीडीपी को पीछे ले जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्टी को तोड़ना, जनता डरी डरी रहती है, इमरजेंसी लग जाती है वहाँ पर, उन स्टेट्स में, उन ज़िलों में लोगों का स्कूल जाना, कॉलेज जाना मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत ख़राब परिस्थिति होती है। अब दोस्तों मैं एक चीज़ क्लेम कर रहा हूँ, अमेरिका में एक बारी सिविल वॉर हुआ था, तो आपका होमवर्क ये आपको ये बताना है अमेरिका में सिविल वॉर क्यों हुआ था, कब हुआ था, ठीक है, और उसका कारण क्या था, मतलब क्यों हुआ था वो बेसिकली, और ख़त्म कब हुआ था। तो अमेरिका की सिविल वॉर की एक शॉर्ट सी कहानी आपको सर्च करके बिल्कुल 2-3 लाइनों में इसका एक सटीक आंसर कि ये कब हुआ था, कब ख़त्म हुआ और कि इसका रीज़न क्या था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो इसी तरीके की मज़ेदार डिस्कशन का दोस्तों आप अगर पार्ट बनना चाहते हो तो आप हमारे ट्रू आईएएस एंड पीसीएस के कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और अभी के लिए, दिवाली के लिए हमारे पास एक ऑफ़र भी चल रहा है जिसमें आपको कोर्स जो है वो 50% ऑफ में मिल जाएगा। द रेगुलर प्राइस ऑफ आवर फाउंडेशन कोर्स इज़ 19,999। अभी ये वाला कोर्स आपको सिर्फ 9,999 में आप इसको अवेल कर सकते हो, ठीक है। और यदि दोस्तों अगर आप इन पीडीएफ्स को अवेल करना चाहते हो तो फॉर वन पर्टिकुलर चैप्टर व्हाट इज़ द प्रोसीजर, ये आपको पीडीएफ्स मिलेंगी कैसे, जो स्क्रीन के सामने आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, आप उसको स्कैन कीजिए। फॉर अ पर्टिकुलर चैप्टर यू नीड टू पे 21 रुपीज़। जैसी आपकी पेमेंट हो जाए आप ये स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेज दो, चाहे टेलीग्राम पर भेज दो, चाहे व्हाट्सएप पर भेज दो, हमारी टीम आपको डायरेक्टली पीपीटीज भेज देंगी। और जैसा कि मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और मज़ेदार कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे फर्दर क्लासेस के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।